यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने आखिरकार ये स्वीकार किया कि कीव क्षेत्र के विश्नेवो में 6 जुलाई की रात रूसी हमले के दौरान वास्तव में वही गोले फटे थे जिन्हें वहां हथियार निर्माता जमा कर रहे थे। रूसी हमले ने विश्नेवो में द्वितीयक विस्फोट को जन्म दिया जो घंटों तक चलता रहा, लगभग 5 सड़कों को नष्ट कर दिया और 9 लोगों की जान ले ली। इन दिनों में आधिकारिक संस्करण क्लस्टर गोला बारूद से लेकर अंततः अधिकारियों द्वारा यह स्वीकार करने तक बदलता रहा कि हमला यूक्रोबोरोन प्रोम के एक उद्यम के गोला बारूद के गोदाम पर हुआ था। इसके चारों ओर कई विवाद हैं कि सैन्य गोदाम आवासीय घरों के पास क्यों था, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा और रूसियों को कैसे पता चला कि कहां हमला करना है। जेलेंस्की ने कहा है कि यह गंभीर उल्लंघन था और दोषी मिल चुके हैं, इसलिए हम इस एपिसोड में आधिकारिक रूप से तटस्थ रहेंगे। विभिन्न संस्करणों के आधार पर हम विश्नेवो की स्थिति का विश्लेषण करेंगे, बिना जल्दबाजी के निष्कर्ष के, जहां जांच जारी है। और फिर हम 2 और संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। रोम में बड़ा जासूसी कांड हुआ है, जहां एक इतालवी पूर्व खुफिया अधिकारी पर मास्को को यूक्रेन के लिए वायु रक्षा संबंधी जानकारी देने का आरोप लगाया गया है और यूक्रेनी शहरों पर नए हमले हुए हैं। कीव पर छर्रों वाली रूसी मिसाइलों का हमला हुआ। 11 जुलाई को सुमी शहर में भीड़ भाड़ वाली जगह पर काब बमों से हमला हुआ। मेरा नाम अलेक्सेई पेजिए है। आइए सभी विषयों पर चर्चा करें, लेकिन पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर्स की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए अगर आप चैनल से जुड़ेंगे तो मैं आभारी रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखा देखा। यूक्रोबोरोन प्रोम में कौन कौन से पदों पे किसने दुर्भाग्य से ये गलती की कि हथियारों के गोदाम विश्नेवो में थे, इसकी सीधी मनाही कानून के नियमों और स्टावका के फैसले दोनों से है। ये सब नियमों का उल्लंघन था। संबंधित अधिकारी ज्ञात हैं, सरकार की स्थिति स्पष्ट है, उनमें से हर एक को न्याय संगत रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। दोनों सरकारी उद्यमों के प्रमुखों ने कानून के खिलाफ, स्टावका के फैसले के खिलाफ और सेवा निर्देशों के खिलाफ काम किया। जांच उन उप प्रमुखों की गतिविधियों की भी हो रही है जो सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। कुछ अन्य अधिकारी भी हैं जिनकी गतिविधियों और फैसलों का भी विश्लेषण किया जाएगा। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने 11 जुलाई को कीव क्षेत्र के विश्नेवो में हुई घटना से जुड़े सभी रहस्यों से पर्दा हटा दिया। आइए सब कुछ क्रम से समझते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, 6 जुलाई की रात को रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर संयुक्त हमला किया, जिसमें ड्रोन के साथ साथ हवाई, जमीनी और समुद्री आधारित मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यूक्रेन की वायु रक्षा ने 490 में से 363 लक्ष्यों को निष्क्रिय कर दिया। हालांकि 19 दागी गई, लेकिन 29 बैलिस्टिक मिसाइलों और 18 हमलावर ड्रोन के 34 में से 30 स्थानों पर गिरने की पुष्टि हुई है। और तब यह स्पष्ट हो गया कि यूक्रेन की वायु रक्षा के लिए मिसाइलों के साथ बड़ी समस्या है, क्योंकि उस रात एक भी बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं गिराया गया था। उस समय रूसी मिसाइल के गिरने के स्थानों में से एक कीव के पास विश्नेवो था और यहीं से द्वितीयक विस्फोट शुरू हुआ, विस्फोट जो कई घंटों तक चला। अब वही बात शुरू होती है जिसके कारण इस विषय को सावधानी से लेना चाहिए। विस्फोट के कारणों पर अलग अलग राय है, ये समय के साथ बदलती रही। चलिए इन्हें क्रम से निष्पक्ष रूप से देखते हैं। पहला अनुमान जो उसी दिन तुरंत सामने आया वो था क्लस्टर बमों का इस्तेमाल। शुरुआती घंटों में अधिकारियों की आधिकारिक लाइन यही थी कि द्वितीयक विस्फोट एक संभावना है, ये रूसी हमले के बाद ना फटे विस्फोटक हिस्से है।
यूक्रेनी मीडिया के अनुसार लंबे समय तक चलने वाले विस्फोटों का सबसे संभावित कारणों में से एक क्लस्टर बमों को माना गया और सोशल मीडिया पर भी सबम्यूनिशन के लिए खास देरी के साथ तेज धमाकों की आवाजें रिकॉर्ड की गईं। इसके साथ ही मैं दोहराता हूं, उस समय सरकार ने इस संस्करण की ना तो आधिकारिक पुष्टि की थी और ना ही खंडन किया था। दूसरा संस्करण है कि यह गोला बारूद का गोदाम था। सब म्यूनिशन वाले संस्करण के साथ तुरंत ही एक वैकल्पिक संस्करण भी आया और फिर जनप्रतिनिधि मरियाना बेजुगलाया ने टेलीग्राम पर लिखा कि रूसियों ने गोला बारूद के गोदाम पर वार किया। लेकिन लगभग तुरंत ही बेजुगलाया ने यह पोस्ट डिलीट कर दिया, जो केवल कैश में ही बचा रह गया। ऐसा ही अनुमान वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी लगाया था। वहां यह अनुमान लगाया गया कि द्वितीयक विस्फोट हो सकते हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि गोदाम में रखे गए गोला बारूद में विस्फोट हुआ था। क्लस्टर बमों वाली थ्योरी पर संदेह की वजह यह थी कि चश्मदीदों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स में विस्फोटों की ताकत और उनका स्वरूप क्लस्टर बमों के लिए आम तौर पर देखे जाने वाले से काफी अलग था। यही विरोधाभास जो आधिकारिक बयान और दृश्य प्रमाणों के बीच था, यूक्रेन के राष्ट्रपति को इस मामले की जांच करने के फैसले तक ले गया। कम से कम ऐसा बंद व्हाट्सएप ग्रुप में कहा गया जहां राष्ट्रपति का कार्यालय पत्रकारों से संवाद करता है और जहां राष्ट्रपति जेलेंस्की कभी कभी ऑडियो संदेश के जरिए जवाब देते हैं। अगर आपको पता नहीं था तो हाँ, ऐसा एक बंद व्हाट्सएप चैनल है जहां पत्रकारों और राष्ट्रपति के कार्यालय के बीच इसी तरह संवाद होता है। जेलेंस्की की टीम ने कहा कि इस मामले को समझना जरूरी है। 3 दिन बाद व्लादिमीर जेलेंस्की ने सार्वजनिक रूप से यूक्रेन की सुरक्षा सेवा और खुफिया विभाग को विश्नेवो में वास्तव में क्या हुआ ये तुरंत पता लगाने का आदेश दिया। यहां एक और महत्वपूर्ण बात को दर्ज करना जरूरी है। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ के आधिकारिक प्रतिनिधि दिमित्री लिखोवी ने उस समय कहा था कि जिस जगह पर विस्फोट हुए वो यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं की संपत्ति नहीं है और ना ही उनके अधीन है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि मुख्य कमांडर का आदेश लागू है, जिसमें नागरिक इलाकों के पास गोला बारूद के भंडार रखने पर प्रतिबंध है। तो शुरुआती चरण में ही सेना ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह स्थान उनकी जिम्मेदारी में नहीं आता, और यह भी सच है ताकि यहां कोई गलतफहमी या हेरफेर ना हो। और कुछ दिनों बाद यूक्रेन के अधिकारियों ने उस स्थान का नाम सीधे तौर पर बताया। जेलेंस्की ने यूक्रेन की सुरक्षा सेवा, सुरक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और जनरल प्रोसिक्यूटर के कार्यालय की रिपोर्टों के आधार पर कहा कि विश्नेवो में उक्रोब्रोनप्रोम की एक कंपनी का गोला बारूद का गोदाम था और दुश्मन ने ठीक उसी गोदाम पर हमला किया। उन्होंने स्थिति को बिल्कुल भयानक बताया। जांच के अनुसार, जिसे राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया, 2 सरकारी उद्यमों के प्रमुखों ने कानून, सर्वोच्च कमांडर इन चीफ की उच्च कमान के फैसले और अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों के खिलाफ जाकर विश्नेवो में गोला बारूद का गोदाम रखने की अनुमति दी। दुर्भाग्य से ये कहानी यूक्रेन के लिए बुरी तरह खत्म हो सकती है, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र की उस संधि का भी उल्लंघन है जो आबादी वाले इलाकों या रिहायशी घरों के पास गोला बारूद के गोदाम रखने पर रोक लगाती है। जेलेंस्की ने सीधे तौर पर कहा, उद्धरण, आज एसबीयू के जनरल मेजर पोकलाद ने रिपोर्ट दी। शुरुआती नतीजे किसने और किस पथ पर यूक्रोब्रोनप्रोम में दुर्भाग्य से यह होने दिया कि विश्नेवो में हथियारों के गोदाम रखे गए। इस त्रासदी में आपराधिक मामला दर्ज हुआ है और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बर्खास्तगी घोषित की है। उनके अनुसार दोषियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और यूक्रोब्रोनप्रोम में स्टाफ संबंधी फैसले लिए जाएंगे। जेलेंस्की ने देश भर के ऐसे संस्थानों की समीक्षा का आदेश दिया। उद्धरण के अनुसार एसबीयू को अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसे उद्यमों की भी जांच करनी चाहिए। यूक्रोब्रोनप्रोम में आंतरिक नियंत्रण मजबूत किए जाने चाहिए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार विनाश का पैमाना ऐसा है कि समुदाय और क्षेत्रीय विकास मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक विश्नेवो में 280 आवासीय घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें 253 निजी और 27 बहुआवासीय इमारतें शामिल है। कीव क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के अनुसार 9 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों घायल हुए हैं।
यूक्रेन सरकार ने पहले ही रिजर्व फंड से 3 अरब से अधिक ग्रिवना राहत कार्यों के लिए भेज दिए हैं। 500 से अधिक निवासियों को निकाला गया है और नष्ट हुई सड़कों के दृश्य भी सामने आए हैं। आपने लगभग देख ही लिए होंगे। जारी रहेगा। अब उस चर्चा के बारे में जो यूक्रेनी सूचना क्षेत्र में शुरू हुई है, मैं इसे पूरी तरह से तटस्थ तरीके से पेश करने की कोशिश करूंगा, बस यूक्रेनियों द्वारा उठाए गए सवालों के रूप में, न कि किसी आरोप के रूप में। पहला सवाल पुरानी प्रणालीगत समस्या के बारे में है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ध्यान दिलाया है कि विश्नेवो में हुई त्रासदी न केवल रूसी संघ के हमले का परिणाम थी, बल्कि ये यूक्रेन की एक पुरानी समस्या पर बात करने का भी कारण बनी है। शहरों में खतरनाक गोदाम, सैन्य या औद्योगिक प्रतिष्ठान वर्षों तक आबादी वाले इलाकों के अंदर बने रहे और उनके चारों ओर निजी घर, बहुमंजिला इमारतें, सड़कें, बुनियादी ढांचा वगैरह बनते गए। और बात यह है कि इसे अपराध नहीं कहा जा सकता, बस यूक्रेन बिना युद्ध के जी रहा था और युद्ध करने का तो सवाल ही नहीं था। अगर कभी सोवियत संघ के समय में कोई सैन्य गोदाम कहीं शहर से बाहर आबादी से दूर बना था, तो समय के साथ खासकर यूक्रेन की आज़ादी के बाद शहर फैलते गए और इन गोदामों को अपने अंदर समेटते गए, जो सालों तक बस खाली पड़े रहते थे। हमें वस्तुनिष्ठ रहना चाहिए, वे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। अंत में जब पूर्ण पैमाने का युद्ध शुरू हुआ तो पता चला कि सैन्य गोदाम अब अलग थलग नहीं, बल्कि सीधे शहर में ही है। यहीं से वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने देश भर में ऑडिट की मांग की। यह जानना जरूरी है कि ऐसे ठिकाने रिहायशी इलाकों में कहां है। दूसरा सवाल काउंटर इंटेलिजेंस से है। दुश्मन को कैसे पता चला कि ठीक कहां हमला करना है? इस मुद्दे को कुछ सैन्य विशेषज्ञों ने उठाया, जिन्होंने इससे पहले की एक घटना के साथ इसकी तुलना की। उदाहरण के लिए 2025 में कीव के एक कारखाने के अस्थायी गोला बारूद भंडारण स्थल पर हमले के मामले में अदालत के दस्तावेज का हवाला दिया गया है। नाम नहीं बताऊंगा। मामले के अनुसार वहां छोटे हथियारों के गोला बारूद के साथ बड़े कैलिबर के गोला बारूद रखे गए थे, जिसे दस्तावेज में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन बताया गया। इससे निष्कर्ष निकला कि समस्या सिर्फ वायु रक्षा में नहीं, बल्कि ये भी है कि दुश्मन को सचमुच ये कैसे पता चलता है कि किस खास गोदाम में क्या रखा है। यानी मामला काउंटर इंटेलिजेंस से भी जुड़ा हो सकता है। लेकिन मैं जोर देता हूं, यह सिर्फ एक संभावना और सवाल उठाने का तरीका है, ना कि कोई स्थापित तथ्य। तीसरा सवाल है सोशल नेटवर्क में डिलीट किए गए पोस्ट का मामला। यह तथ्य कि सांसद मरियाना बेजुगलाया ने गोला बारूद के गोदाम के बारे में एक पोस्ट डाली और लगभग तुरंत ही उसे डिलीट कर दिया, चर्चा का एक अलग विषय बन गया। कुछ लोगों ने इसे जानकारी का समय से पहले खुलासा बताया, जबकि अन्य ने इसे दुश्मन को उस ठिकाने की प्रकृति की पुष्टि न देने की कोशिश कहा। सरकार ने इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। किसी को समझ नहीं आया ये क्या था। समाज में चर्चा का सामान्य निष्कर्ष ये रहा कि फिलहाल एसबीयू और जनरल प्रोसिक्यूटर का कार्यालय जांच कर रहे हैं। इन सवालों के अंतिम जवाब कि वास्तव में क्या और क्यों विस्फोट हुआ, कौन विशेष रूप से दोषी है और किस हद तक, ये सब अभी भी जांच का विषय बने हुए हैं। मैं सिर्फ विभिन्न संस्करण और आधिकारिक बयान दर्ज कर रहा हूं, अभी कोई फैसला नहीं सुना रहा हूं। अब एक संबंधित विषय है जो बताता है कि दुश्मन को जानकारी कैसे मिलती है। यह सवाल सिर्फ यूक्रेन नहीं, पूरे यूरोप में क्यों गंभीर है। इटली के अभियोजन पक्ष ने एक जासूसी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो जांच के अनुसार रूसी सैन्य खुफिया एजेंसी GRU के आदेश पर यूक्रेन को भेजी जा रही पश्चिमी वायु रक्षा प्रणालियों की जानकारी इकट्ठा कर रहा था। डिफेंस न्यूज के अनुसार विवरण लगभग फिल्मी है। मुख्य संदिग्ध 59 वर्षीय गोविनो पिरोज है, जो इटली की खुफिया सेवाओं का पूर्व अधिकारी है। जांच के अनुसार उसका हैंडलर रोम में रूसी सैन्य अताशे मिखाइल ओस्ताकोव था, जिसे रूस की मुख्य खुफिया एजेंसी का अधिकारी माना जाता है।
जानकारी के आदान प्रदान की प्रक्रिया इस प्रकार थी। गुप्त मुलाकातों में उस्ताको पिरोस को सूचनाओं की मांग वाली सूचियां देता था और बदले में उसे माइक्रो एसडी कार्ड्स में जानकारी मिलती थी, जिन्हें उसके लिए दीवार में बने एक छेद में छोड़ दिया जाता था। यानी ये पिरोस कहीं पर जैसे छुपाकर इस जानकारी वाली फ्लैश ड्राइव को रखता था। जांच के अनुसार हर डेटा पैकेट के लिए उस रूसी नागरिक ने 4000 यूरो नगद में चुकाए। मॉस्को को खास तौर पर क्या दिलचस्पी थी, यहां दी गई सूची बहुत ही स्पष्ट है। यूरोपीय वायु रक्षा प्रणाली सेम्प्टी, जिसे इटली और फ्रांस द्वारा यूक्रेन को भेजा गया है। वायु रक्षा प्रणाली केमार। लियोनार्डो कुपोल माइकल एंजेलो प्रणाली का परीक्षण यूक्रेन में सिर्फ योजना स्तर पर है। इटली की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को लेकर योजनाएं और यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें बनाने में मदद। रूसियों की सबसे बड़ी दिलचस्पी इसी सवाल में थी कि यूरोप यूक्रेन को अपनी खुद की बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने में कैसे मदद कर रहा है। यानी दुश्मन ने जानबूझकर उन्हीं सिस्टम्स की कमजोरियां ढूंढी जो यूक्रेन के आसमान की सुरक्षा कर रहे हैं। इटली की प्रतिक्रिया काफी सख्त रही। सरकार ने देश से 2 रूसी सैन्य अताशे को निष्कासित करने की घोषणा की है। इन गंदे रूसियों को यूरोप से बाहर फेंक दिया गया, निकाल दिया गया। आखिरकार मैं बिल्कुल नहीं समझता कि यूरोपीय लोग अब तक अपने देशों में इन गंदे लोगों की मौजूदगी क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। और इटली के विदेश मंत्रालय के प्रमुख एंटोनियो तायानी ने कहा कि मॉस्को पश्चिम के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध का इस्तेमाल करना जारी रखता है और इसे गंभीर और अस्वीकार्य हस्तक्षेप बताया। और यहां मैं पूरी तस्वीर के लिए यह भी जोड़ दूं, पिरोस के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने रूस को कोई भी गुप्त जानकारी नहीं दी थी। बचाव पक्ष इस स्थिति को चुनौती देता है और कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं सौंपा। हाँ, सौंपा था, हम मानते हैं, लेकिन कोई खास गुप्त जानकारी नहीं थी। तीसरा मुद्दा है रूसियों द्वारा शहरों पर लगातार हमले, जिनकी पृष्ठभूमि में सुरक्षा पर बहसें हो रही हैं। कीव, एक हफ्ते में रूस ने तीसरी बार निशाना साधकर हमला किया है और डानित्स्की जिला नगर प्रशासन के प्रमुख अलेक्जेंडर कोफ्तुनोव के अनुसार 11 जुलाई की रात कीव पर किए गए हमले में जिस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ उसमें शराबनेल भरी हुई थी, जिसकी वजह से उसके टुकड़ों से गाड़ियां और रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त हो गए। सच कहे तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि सड़क खाली थी और लोग खिड़कियों के पास नहीं थे, जिससे कोई घायल नहीं हुआ। लेकिन जब हम कीव की बात करते हैं, सुमी को और ज्यादा नुकसान हो रहा है। सुमी क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख ओलेग ग्रिगोरोव के अनुसार 11 जुलाई को 2 रूसी निर्देशित हवाई बमों ने एक भीड़भाड़ वाले इलाके को निशाना बनाया, जहां आम नागरिक मौजूद थे। गाड़ियां और सार्वजनिक परिवहन चल रहे थे। शहर सामान्य जिंदगी जी रहा था। हमलों में से एक के केंद्र में सड़क और बस स्टॉप था, जहां निश्चित रूप से लोग मौजूद थे। कई लोग मारे गए, उनमें एक बच्चा भी था और दर्जनों लोग घायल हुए। विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि इस सप्ताह मंत्री मिखाइल फ्योदरोव के अनुसार सुरक्षा की स्थिति खासकर सुमी क्षेत्र में काफी खराब हो गई है। रूस ने मोलिया टाइप ड्रोन, फाइबर ऑप्टिक एफपीवी और गाइडेड एरियल बमों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है, जिन्हें वे एक आम शांतिपूर्ण शहर पर गिरा रहे हैं। निष्कर्ष निकालते हैं, आज तक विश्नेवों को लेकर आधिकारिक स्थिति यह है कि रूसी हमले ने उक्रोनप्रोम के गोला बारूद गोदाम को निशाना बनाया, जो जांच के अनुसार नियमों का उल्लंघन करते हुए रिहायशी इलाके के पास स्थित था। आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, बर्खास्तगी घोषित हुई है और यूक्रेन में ऐसे सभी स्थलों की जांच होगी। इसके साथ ही कई सवाल उठते हैं, आखिर विस्फोट किस चीज का हुआ, वो स्थल घरों के पास क्यों था और दुश्मन ने लक्ष्य कैसे चुना। ये सब जांच एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में है और हम जानबूझकर अभी आगे की बात नहीं कर रहे हैं। साथ ही रोम का जासूसी कांड भी चल रहा है, जो दिखाता है कि मॉस्को किस तरह यूक्रेन के लिए पश्चिमी वायु रक्षा की कमजोरियां तलाशने में जुटा है और कीव व सुम्मी पर नए हमले ये याद दिलाते हैं कि ये वायु रक्षा आखिर जरूरी क्यों है। सुरक्षा का सवाल, भौतिक और सूचना संबंधी, दोनों आज यूक्रेन के लिए बेहद अहम है।
विश्नेवो मामले की आधिकारिक जांच के नतीजों पर मैं नजर रखूंगा और आपको इस YouTube चैनल पर अपडेट देता रहूंगा। यहाँ सब कुछ तथ्यों पर आधारित है, अंदाजों पर नहीं। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सभी को अलविदा।